ज्ञान ध्यान। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जो अब तक मशहूर था अपनी हींग के लिए और हास्य कवि काका हाथरसी के लिए। वो चर्चा में आया 19 साल की एक दलित लड़की से रेप और मर्डर की वजह से। प्रशासन का कहना है कि बलात्कार हुआ या नहीं ये पुख्ता नहीं हो पाया है। लड़की ने मौत से पहले जो बयान दिया उसमें कहा कि उसके साथ बलात्कार किया गया। अब मेडिकल जांच के कौन से बिंदु हैं जो तय करेंगे कि बलात्कार हुआ या नहीं? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भारत के कानून के मुताबिक बलात्कार क्या होता है और क्या बलात्कार नहीं होता। कौन से बिंदु रेप केस की जांच में अहम भूमिका निभाते हैं। आज ज्ञान ध्यान में इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम है खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। इस टॉपिक को बारीकी से समझने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा से बात की। क्रिमिनल लॉ में उनका स्पेशलाइजेशन है। आगे आप बीच बीच में उनसे जो मेरी बात हुई है वो भी सुनेंगे। तो मेरा पहला सवाल उठता है कि भारत के कानून के मुताबिक रेप क्या है? कानून की नज़र में रेप को किस तरह परिभाषित किया जाता है? विकास पाहवा बताते हैं। देखिए, रेप की जो परिभाषा है वो इंडियन पीनल कोड के धारा 375 में दी गई है और रेप की जो सज़ा है वो धारा 376 में दी गई है। रेप की अगर हम परिभाषा देखें जो 375 में दी गई है उसके हिसाब से अगर कोई आदमी किसी लड़की के साथ पेनिट्रेशन करता है या कोई ओरल सेक्स करता है उसकी मर्जी के बगैर या उसकी कॉन्सेंट के बगैर या उसकी कॉन्सेंट लेकिन वो कॉन्सेंट जो है डरा के धमका के ली गई हो या वो कॉन्सेंट जिसमें औरत ये महसूस कर रही है कि जो आदमी उसके साथ सेक्स कर रहा है वो उसका हस्बैंड है, या पांचवा ये कि आपने एक विक्टिम की जो कॉन्सेंट है वो उसको अनसाउंड माइंड से ली है या उसको इंटॉक्सिकेट करके ली है, कुछ खिला के ली है और उसको पता नहीं कि उसने कुछ खा लिया है। और छठी जो है वो कॉन्सेंट या नॉन कॉन्सेंट जो कि लड़की अगर 18 साल से कम हो या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जिसमें लड़की अपनी कॉन्सेंट दे ही नहीं सकती। ये जो 7 ऐसे कारण हैं, अगर ये 7 कारण किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो रेप की डेफिनेशन में वो आता है। तो ये बलात्कार की परिभाषा है। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर 2013 से पहले कानून कुछ और था, लेकिन 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में जो चर्चित निर्भया गैंगरेप कांड हुआ उसके बाद जनता का जो प्रेशर समाज और सरकार पर बना, कानून में बदलाव किया गया और कुछ नई बातें इसमें जोड़ी गई। तो ये जो नया कानून है इसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। बोलचाल की भाषा में इसे लोग निर्भया एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के पास होने से 3 स्तरों पर बदलाव हुए। पहला, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में वो बदलाव हुए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी में वो बदलाव रिफ्लेक्ट हुए और इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस नाम से ही पता चल रहा है कि यानी वो एक्ट जिसके तहत ये तय होता है कि अदालत में कौन से सबूत मान्य होंगे और कौन से नहीं। उसमें यौन शोषण से जुड़े बदलाव का रास्ता साफ हुआ। अब समझते हैं वो बदलाव क्या थे और इसमें रेप को लेकर नए कानूनी प्रावधान क्या थे। सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा बताते हैं। इसमें जो सजा दी गई है 376 में, वो सजा जो है वो मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम लाइफ है। लेकिन सीआरपीसी में एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अगर एक्यूज जो है, मुल्जिम जो है, वो कुछ ऐसी पोजीशन में है जहां वो किसी
लड़की को या औरत को दबा सकता हो या उसकी कंसेंट किए बगैर ही उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हो, तो उसकी जो सज़ा है वो उसमें मिनिमम 10 साल की है और मैक्सिमम लाइफ है, और लाइफ भी वो है जब तक वो जिंदा है। ये सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी में कौन कौन आता है? जैसे पुलिस ऑफिसर अगर आता है, पुलिस ऑफिसर अपनी पोजीशन को यूज़ करके किसी ऐसे आदमी को, ऐसी औरत को दबाता है और उसके साथ रेप करता है, तो वो एक स्पेशल कैटेगरी है। ऐसे ही पब्लिक सर्वेंट, ऐसे ही आर्म्ड फोर्सेस, ऐसे ही जेल या रिमांड होम के जो मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो, ऐसे ही हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, या कोई टीचर है या गार्जियन है या रिलेटिव है, ठीक है, ये वो लोग हैं जो एक ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं जिससे कि वो किसी भी लड़की को या औरत को दबा सकते हैं। इसको जो है सीआरपीसी एक अलग तरीके से देखता है और इसमें मिनिमम 10 साल की सजा देता है, मैक्सिमम लाइफ देता है, और वो लाइफ जब तक उसकी नेचुरल लाइफ हो। तो ये कानून की बात हुई। अब चलिए समझते हैं सबूतों की बात। सबूत नहीं होंगे तो रेप साबित नहीं होगा। तो कौन से एविडेंस है, किस तरह के एविडेंस है जिनकी ज़रूरत होती है रेप की घटना साबित करने के लिए? विकास पाहवा बताते हैं। देखिए, अमूमन जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जो एविडेंस आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एविडेंस जो है वो मेडिकल एविडेंस होता है। जब किसी लड़की के साथ रेप होता है, ज़बरदस्ती रेप होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंजरीज ज़रूर आती हैं, और अगर लड़की की उम्र कम होती है तो हाइमन टॉन आता है या उसके वाइटल ऑर्गन्स पे इंजरीज आती हैं। इसीलिए मेडिकल एविडेंस जो है वो रेप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेडिकल एविडेंस की एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेडिकल एग्जामिनेशन रेप के कितने दिन के बाद हुआ है। अगर वो कुछ घंटों के बाद हुआ है तो उसकी एविडेंट्री वैल्यू अलग होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा देर हो, 24 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद हो, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जो एग्रीव्ड लड़की है उसका जो बयान है, उसकी जो ओरल एविडेंस है, उसकी भी बहुत ज़्यादा एविडेंट्री वैल्यू होती है कोर्ट में। क्योंकि लॉ ये है कि रेप के केसेस में कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस तो होता नहीं। रेप में तो रेपिस्ट और लड़की जो है उसके बीच में एक्ट होता है। वो अमूमन ऐसी जगह होता है जहाँ पे कोई आई विटनेस ना हो। इसलिए लड़की के बयान को कोरैबोरेट करने के लिए अमूमन कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं मिलती। तो उसकी ओरल एविडेंस और मेडिकल एविडेंस और फोरेंसिक एविडेंस, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये अमूमन केसेस में पाई जाती हैं। अगर होती हैं तो केस अच्छी तरीके से प्रूव हो जाता है। कहीं डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं एक्यूज को मिल जाता है। हाथरस के चर्चित केस की मिसाल लेते हैं। सवाल है कि अगर लड़की के शरीर से पुरुष का सीमेन यानी वीर्य नहीं मिला तो क्या उसके साथ रेप नहीं हुआ? सरकार और पुलिस की तरफ से इसका आधार बनाया जा रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट को। अब इसमें दूसरा पहलू है कि लड़की की बॉडी से जो सैंपल्स लिए गए वो घटना के 10 दिन बाद लिए गए, जबकि पीड़िता अपनी मौत से पहले बलात्कार का बयान दे चुकी है। और नए कानून में पीड़िता के पक्ष को बड़ा महत्व रखा गया है, उसका बड़ा वजन रखा गया है। इसके बावजूद सीमेन यानी वीर्य एक बड़ा सबूत होता है ऐसे केसेस में, और उसका ना मिलना ना पीड़िता के शरीर पर ना उसके कपड़ों पर, इसका कानून के लिए क्या मतलब है? मैंने विकास पाहवा से पूछा। अब तो क्योंकि पेनिट्रेशन जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है रेप की परिभाषा में, 375 के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसमें पेनिट्रेशन इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। सो वेयर इज द क्वेश्चन कि आप कहेंगे कि यहाँ पे स्पर्म होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये एडीजीपी का जो बयान है ये बिल्कुल गलत है। इस पे ही आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि रेप हुआ है नहीं हुआ। उसका ओरल बयान की क्या पोजीशन है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाहिर करेंगी कि रेप हुआ था नहीं हुआ था। और ये तो वैसे भी गैंग रेप का केस है जिसमें मल्टीपल एक्यूज पर्सन्स हैं, तो और भी इंडिपेंडेंट एविडेंस मिलेगी इस केस में। और फिर उसके बाद जो उसकी बॉडी रिकवर हुई है वो फील्ड से हुई है, वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है।
वहाँ पे नक्शा ज़रूर बना होगा। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में उसका बयान होगा और उसके बाद उसको सफदरजंग हॉस्पिटल लेके आए दिल्ली में 29 तारीख में, उसका भी बयान होगा और उसके बाद लड़की की डेथ होना। और डेथ होने के बाद उसकी लास्ट राइट्स को या बॉडी को जो क्रिमेट करना, वो कैसे सर्कमस्टेंसेस में क्रिमेट हुई है, वो भी एक एविडेंस बनता है जो कि केस के खिलाफ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सवाल आपका है कि स्पर्म या सीमन की मौजूदगी किसी रेप के केस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, मैं से यही कहूँगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। उसके अलावा भी बहुत इंडिपेंडेंट ऐसे एविडेंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि रेप हुआ है नहीं हुआ। तो ये है बलात्कार को लेकर एक बेसिक बुनियादी जानकारी कानून की नज़रिए से। कानून की नज़र में रेप क्या होता है? हम सिर्फ यहाँ रेप की बात कर रहे थे, सेक्सुअल असॉल्ट का दायरा थोड़ा बड़ा है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो हमें ईमेल करके ज़रूर बताइए radio@aajtak.com पर। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस विषय पर ज्ञान ध्यान सुनना चाहेंगे। मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप आज तक रेडियो सुन रहे थे। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।